Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are fine and doing well. So today, as you know, that we are going to start the course of class second year from Sin Textbook Board, and it is our first class of first chapter, that is homeostasis. And sequence wise, this is our 21st class. So, in this class, we are going to study about homeostasis and the aspects of homeostasis that are important to us, that we should know, the kidney, and many more. So, without wasting our time, let's just get started. And before starting the lecture, let me remind you that today on 6 p.m., chemistry, there is chemistry mock test. So, you have to attend the test. एग्जैक्टली 6 बजे आप लोगों का जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का। और आप लोगों की जनरल अपनी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत बेहतरीन होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप सब अटेम्प्ट करें। एग्जैक्टली ऑन 6 p.m. आप फेसबुक लाइव आएंगे, हम फेसबुक लाइव आएंगे और आप फेसबुक पे कमेंट्स के जरिए, जैसे कि आपने बाकी के सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, उसी तरीके से आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ रिमाइंडर के तौर पे मैं आप लोगों को याद करा रही हूँ, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लेक्चर. Sir, can you please move to the next slide? Okay, so today we are here for study about homeostasis. Basically, what is homeostasis? The word homeostasis means to stay the same. That's something that is remain maintain. मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का मेंटेन रहना, किसी भी चीज का लाइक हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना और सेम रहना is what we call homeostasis. Next slide. Okay, basically, what is homeostasis? Homeostasis is the steady state physiological condition of the body. Simply saying, you can simply say that the homeostasis basically the maintenance of internal environment of our body. So simply, आपको पता है कि there are two types of environment. One is internal and another one is external. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा माहौल आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, उसमें रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती हैं। जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी का अपनी चीज़ें आती हैं। हमारी बॉडी में कितना सारा हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। इट मीन्स कि हमारे सेल सॉल्यूट्स की बात हो रही है, एक्सक्रीशन की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर का मेंटेन रहना, ये सब इसको हम कहते हैं बेसिकली कि जो है ना हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है। सिंपली होम्योस्टेसिस हम कहते हैं एबिलिटी टू रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। हम जिस तरीके से हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट के मेंटेन रहने की वजह से ही हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा होता है, हमारे सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में रहती है। सिंपली होम्योस्टेसिस फर्दर मोर हम इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट स्लाइड. Okay, there here you can see that there are three aspects of homeostasis. You can say components of homeostasis. The one is thermoregulation, the another one is osmoregulation, and the third one is excretion. Simply, what is thermoregulation? The word thermo, yani therm means temperature. कहीं पे भी टेम्परेचर की बात हो रही है, इट मीन्स कि वहाँ थर्मो वर्ड यूज होगा। और रेगुलेशन इज सिंपली किसी भी चीज का मेंटेन रहना। थर्मोरेगुलेशन इज द स्टडी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मतलब किसी भी जानदार की बॉडी का अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहना, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड इंडिकेट करता है वाटर को, कहीं पे भी अगर वाटर का जिक्र आ रहा है वहां पे ऑस्मो की बात हो रही है, ऑस्मो वर्ड या टर्म जरूर यूज होगी। तो ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन इज सिंपली हम कह सकते हो कि मेंटेनेंस। तो ऑस्मो रेगुलेशन हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स
रेगुलेट सॉल्यूट बैलेंस एंड गेन और लॉस ऑफ वाटर, मतलब जानदारों का वाटर बैलेंस अपने सेल में मेंटेन रखना कि कितना वाटर गेन करना है, कितना सेल में से लॉस होना है इसका, और सॉल्यूट बैलेंस यानी सॉल्ट का बैलेंस या पानी जो मतलब हमारे जो सेल्स के अंदर सॉल्यूट पाए जाते हैं उनका बैलेंस, इस सब को हम यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि balance of water regulation in the cells is called osmoregulation. Okay, the third one is excretion. Now, what is excretion? Excretion word mean किसी चीज का खारिज होना, बॉडी में से एक्सपेल हो जाना, एक्सक्रीट हो जाना। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर के हम मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और आपको पता है जब भी कोई कैटाबॉलिज्म फंक्शन होता है या कोई भी, उसमें जब भी कोई चीज टूटती है तो यकीनन उसके नतीजे में कुछ ना कुछ अनवांटेड मटेरियल जरूर होता है। उस अनवांटेड मटेरियल को हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। और क्योंकि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। तो सिंपली एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी में से, जैसे यूरिया। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना, वाटर बैलेंस का कम मेंटेन रहना सेल के अंदर, एज वेल एज बॉडी में से जितना भी अनवांटेड मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देना, इन तीनों टर्म्स को आप कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होम्योस्टेसिस, मतलब बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना। ओके, नेक्स्ट। ओके, होम्योस्टेसिस में मेजॉरिटी टाइम नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक लूप? नेक्स्ट स्लाइड। नेगेटिव फीडबैक लूप हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज आ, मतलब आप यूँ समझ लें एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस किस तरीके से, जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज अपने लिमिट से ज्यादा बढ़ रही है, तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए उस चीज को पहले बैलेंस किया जाएगा और उसको बैक टू नॉर्मल लेकर आया जाएगा। तो सिंपली आपको पता है जब हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस के लिए एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। चेक एंड बैलेंस में हम क्या करते हैं, हम चीजों को देखते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा है या कम है, उस चीज को मेंटेन करते हैं, देखते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जिसमें अगर कोई चीज बढ़ रही है हमारी बॉडी में जो हमारे लिए एक तरीके से नुकसानदेह है, उसको कम किया जाता है, उसको बैक टू नॉर्मल लेकर आया जाता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, एक स्टिमुलस है, वो हमारे सेट पॉइंट से बढ़ गया है। स्टिमुलस हम कहते हैं एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हमारी बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ गया, कोई भी चेंज जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, या कोई भी चेंज एक्स वाई जेड, उसको हम कहेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के जो सेंसर्स होंगे वो उस कंडीशन को मॉनिटर करेंगे, मतलब देखेंगे, जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनको सबसे पहले पता चलता है कि बॉडी में कोई चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद ये सेंसर या फिर ये रिसेप्टर जाएंगे टू द कंट्रोल सेंटर। और कंट्रोल सेंटर आपको पता है हमारी बॉडी का ब्रेन है, जो कि हर एक एक्टिविटी को देख कर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर कमांड देगा इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि उस चेंज को, मतलब जो चीज बढ़ रही थी ना, स्टिमुलस हम किसको कह रहे हैं, किसी भी चीज का में चेंज आ जाना ना, तो इफेक्टर क्या करेंगे, उस चीज को नॉर्मल लेकर आएंगे, मतलब उसको मजीद बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे इनको हम कहते हैं इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स देन हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टर्स क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इफेक्टर के रिस्पॉन्स देने की वजह से ये वाला जो एक कंप्लीट आप देख रहे हो ना चेक इन बैलेंस सिस्टम, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। मींस एक चीज बढ़ रही थी बॉडी में, जैसे हम एक शुगर की मिसाल लेते हैं। शुगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल कब बढ़ता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और ग्लूकोज अगर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए खतरे की बात होती है। तो इससे क्या होता है, रिसेप्टर्स जो है वो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज हमारी बॉडी में बढ़ रही है, जो हमारे लिए बिल्कुल यूँ समझ लें नुकसानदेह। तो हमारी बॉडी में जो हमारा कंट्रोल सेंटर है दैट इज अवर ब्रेन।
ब्रेन क्या करता है, इफेक्टर वो होगा जो उस चीज को नॉर्मल लेकर आएगा, उसको कमांड देता है कि इस चीज को बैक टू नॉर्मल लेकर आए। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारे अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज के लेवल को बैक टू नॉर्मल लेकर आना। तो ये इंसुलिन का रिलीज होना ये किसकी वजह से हुआ है, ये एक रिस्पॉन्स हुआ है, किसका रिस्पॉन्स है, जो चीज बढ़ रही थी उसके नतीजे में। इस किस्म के मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now let us talk about excretion. Excretion, as I told you, कि nitrogenous containing waste हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारा वेस्ट होता है वो नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग होता है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सिंपली नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग वेस्ट जो है हमारी बॉडी का, वो हमारे जो है ना, यूँ समझ लें हमारे जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है, वो हमारे लिए हद से ज्यादा ना, मतलब यूँ समझ लें कि अनएक्सेप्टेबल है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी उसको अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनवांटेड होता है और मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता। तो ऐसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के बनने के टूटने के नतीजे में बनने वाला जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट में अमोनिया भी आता है, सिंपली जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हद से ज्यादा नुकसानदेह होता है। और अमोनिया इज जो है, बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट। Okay, let us first talk about ammonia. What is ammonia? Ammonia is simply, हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन करने में अमोनिया बहुत इजी है, मतलब रैपिडली आप अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मीन्स कि जो है ना, अमोनिया हमारे लिए इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि हमारी बॉडी उसको कैपेबल या अपने अंदर नहीं मजीद रख सकती, हमारे सेल्स के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया को एक्सक्रीट करना इजी है तो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हाँ, क्या करती है हमारी बॉडी, अमोनिया को या तो किसी डाइल्यूट मतलब किसी वाटर के अंदर इसको मिक्स करना पड़ता है, या फिर बहुत सारी एनर्जी चाहिए इसको लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अमोनिया को एक्सक्रीट करना बड़ी मतलब एक ना चैलेंजिंग चीज होती है, तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसको किसी और टॉक्सिक मटेरियल में जो कि अमोनिया से कम टॉक्सिक होगा उसमें कन्वर्ट कर देती है। और वो कौन होते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड। तो आप कह सकते हो कि अमोनिया को हम हमारी बॉडी यूरिया में या यूरिक एसिड में तब्दील कर देती है, या उसको डाइल्यूट करके और फिर उसको एक्सक्रीट करती है। तो इस तरीके से अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अमोनिया के बारे में जैसा अभी हमने बात की, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है पर सोल्यूबल इन वाटर। ये एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि टॉक्सिक बहुत ज्यादा है पर वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो इजीली हाँ आप इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में एक्सक्रीट कर सकते हैं। मतलब जो पानी में रहने वाले जानदार हैं वो अमोनिया गैस को पानी में मिक्स करके और एक्सक्रीट उसको इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं अपनी पूरी बॉडी सरफेस से या गिल्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जैसे अभी हमने एक्वेटिक एनिमल्स की बात की, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो अमोनिया को इजीली एक्सक्रीट कर देते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं। और हमने जैसे अभी बात की कि अमोनिया को अगर पानी में मिक्स करके उसको डिफ्यूज या एक्सक्रीट किया जाए तो वो इजी होता है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर कुछ और सिस्टम है। क्या होता है, सिंपली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज्यादा लॉस ऑफ वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज हम खुशकी पे रहने वाले जानदार हैं। हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पानी जो है ना अपनी बॉडी में से लॉस कर सकते हैं। हम ज्यादा पानी अपनी बॉडी में से लॉस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो सिंपली क्या होता है,
एक्सक्रीट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं चीजों को दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इन मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म। मतलब हमारी बॉडी से चीज़ों को एक्सक्रीट किया जाता है जो कि उससे ज़्यादा मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होगी और जिसके रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं हो। इस तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं। ओके नेक्स्ट। Okay, now the question is what is urea? Urea is another excretory product. ये जो है अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक एक जो है ना गैस है जो हमारे लिए हद से ज्यादा नुकसान दे। तो यूरिया को अगर अमोनिया से कंपेयर करें तो यूरिया काफी लेस टॉक्सिक है और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है ना यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। हमारा जो यूरिया है बॉडी में वो प्रोड्यूस कहाँ होता है? इट इज प्रोड्यूस इन लिवर। लिवर क्या करता है? क्योंकि हमारा लिवर जो है वो मेटाबॉलिक सेंटर है। मेटाबॉलिक सेंटर इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी जो हम खाते हैं लाइक प्रोटीन का टूटना या कार्बोहाइड्रेट का टूटना, लिपिड्स का टूटना, ये सारे काम जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं तकरीबन लिवर में होती है। तो लिवर क्या करता है? जब प्रोटीन को तोड़ता है तो प्रोटीन को टूटने के नतीजे में अमोनिया बनता है। अमोनिया को जब वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर देता है तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं यूरिया। यूरिया हमारे लिए एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उससे हम एक्सक्रीट करते हैं। जिसके साथ साथ जिस जो कि बना ही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, ना हमारी बॉडी के लिए अमोनिया बेहतर है ना हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर है। तो दोनों यूरिया के साथ मतलब दोनों यूरिया में तब्दील होकर एक्सक्रीट हो जाता है। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी अभी मैंने बात की कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो मेजोरिटी होता है अमाइनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का। हम जो भी हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो कैटाबोलाइज होते हैं, टूटे तोड़े जाते हैं, जिनके नतीजे में अमोनिया बनता है, बाई प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। अमोनिया को कुछ जानदार ऐसे हैं जो डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और डायरेक्टली एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि अमोनिया को पानी के साथ एक्सक्रीट किया जाए, यानी डाइल्यूटेड फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जबकि कुछ ऐसे जानदार हैं जो अमोनिया को किसी और नाइट्रोजीनियस जो है ना वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए कौन से ऐसे जानदार हैं जो अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट करते हैं, वो हैं फिशेस। बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देती हैं। जबकि जो मैमल्स हैं, जैसे कुछ और जानदार हैं, वो क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट करते हैं। और मैंने पीछे आपको बताया कि यूरिया कैसे बनता है। जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है तो उसके नतीजे में यूरिया बनता है। तो यूरिया की शक्ल में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। जबकि और कुछ और जानदार हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हैं जितने भी, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया में क्या फर्क है? अमोनिया इज सिंपली अ गैस, जबकि यूरिया जो है वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में पाया जाने वाला एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जबकि यूरिक एसिड सॉलिड या पेस्ट फॉर्म में पाया जाने वाला एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हर जानदार यही तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी में से मेजोरिटी एक्सक्रीट करता है। पर कोई क्या करता है, देन कोई क्या करता है, जैसे फिशेज जो है वो सिर्फ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ओके नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज यूरिक एसिड? बेसिकली यूरिक एसिड जो है वो मेजोरिटी जो लैंड स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब के सब जानदार हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड मच लेस टॉक्सिक है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो टॉक्सिसिटी पे देखा जाता है वो अमोनिया है। उससे कम टॉक्सिक जो है वो यूरिया है, और उससे ज्यादा कम टॉक्सिक पे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है एज अ प्रेसिपिटेट आफ्टर वाटर हैज बीन रीअब्सॉर्ब। मतलब आपको पता है, हम क्योंकि जो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हमारे अंदर पानी की कमी होती है। मेजोरिटी हमारे अंदर पानी इतना ज्यादा नहीं होता कि हमारी बॉडी ज्यादा पानी एक्सक्रीट करना यूँ समझ लें कि अफोर्ड कर सके। तो हमारी बॉडी क्या करती है? सिंपली हमारी बॉडी जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है
यूरिक एसिड उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब करके जब वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तब उसको एक्सक्रीट करती है। तो यूरिक एसिड एक तरीके से सॉलिड या पेस्ट की शक्ल में पाए जाने वाला एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जो कि मच लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। ओके नेक्स्ट। ओके अगर यूरिया और यूरिक एसिड के डिफरेंस ये देखा जाए तो बोथ एडेप्टेशंस टू कंजर्व वाटर, दोनों के अंदर वाटर कंजर्व होता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर सेफ हो जाता है। बॉडी एनिमल्स की बॉडी के अंदर दोनों ही डिपेंड करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे कि कौन सा जानवर कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है। और मेजोरिटी ये देखा जाता है कि जो शेल्ड एग्स एक्सक्रीट करते हैं ना, जो शेल्ड एग्स वाले जानदार हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। जैसे हम एक अपनी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं हैंस यानी मुर्गी जो है, क्योंकि वो शेल्ड वाला एग देती है, शेल्ड एग बोलते हैं वो अंडा जिसके ऊपर शेल हो, वो वाले जानदार यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ओके नेक्स्ट। Now let us talk about osmoregulation. What is osmoregulation? Basically, osmoregulation मैंने आपको बताया कि हम क्या होता है, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी कम्प्लीटली सेल्स की बनी हुई है, तो ना हमारी बॉडी के सेल्स ज्यादा वाटर लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं अपने अंदर से, ना ही ज्यादा वाटर गेन बर्दाश्त कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों ही कंडीशन सेल्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सॉल्यूशंस इसके क्या हैं फर्दर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के दो सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब मैंने आपको बताया कि कोई सेल ना ज्यादा वाटर लॉस बर्दाश्त कर रहा है ना वाटर गेन बर्दाश्त कर रहा है, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। सॉल्यूशन इसका क्या है कि मतलब वो चीज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहे। आइसोटोनिक वो एनवायरनमेंट है जिसमें ना तो कोई चीज लिमिट से ज्यादा सेल के अंदर आती है वाटर, ना ही वाटर ज्यादा लिमिट से ज्यादा सेल के बाहर जाता है। एक नॉर्मल कंडीशन में सेल रहता है, इस कंडीशन को हम आइसोटेनिक कंडीशन कहते हैं। इसमें इसको आप ऑस्मो कन्फर्मर्स भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसे ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे जान या ऐसे सेल्स हैं जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पानी को टेक इन कर लेते हैं। हाइपो और हाइपोटोनिक में क्या फर्क है? हाइपोटोनिक हम ऐसा एनवायरनमेंट कहते हैं जिसमें पानी सेल्स के अंदर कम है, तो बाहर से पानी आएगा इनटू द सेल। सेल जब फूल जाएगा तो वो अपना पानी सारे के सारे, जब हद से ज्यादा लिमिट से ज्यादा पानी हो जाता है तो वो सारे के सारा पानी बाहर मूव करता है और सेल बर्स्ट हो जाता है मेजोरिटी। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, और टेकन इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर जो है ना वो मेजोरिटी टेक करेगा आफ्टर लॉसिंग इट। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स दो ऐसे एक मेन सॉल्यूशंस हैं ऑस्मो रेगुलेशन के, जिसमें तीन कंडीशंस आती हैं। द वन इज आइसोटोनिक, द अनदर वन इज हाइपोटोनिक, द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। जो सबसे ज्यादा सूटेबल एक तरीके से इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक है, क्योंकि वो एक नॉर्मल मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन कंडीशन है, जबकि हाइपो और हाइपर दोनों ही एक तरीके से सेल के लिए नुकसानदेह होती है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मेरीन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी मेरीन इन्वायरमेंट यानी मेरीन जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, मतलब वो अपना इन अपने सेल्स का इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के साथ मैच रखते हैं। मतलब आइसोटोनिक वो इन्वायरमेंट है जिसमें सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। तो जो मेजोरिटी मेरीन इन्वर्टिब्रेट हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं यानी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखते हैं। वो अपना आइंस कंसंट्रेशन सेल की सब रेगुलेट रखते हैं, जबकि जो मोस्ट मेरीन वर्टिब्रेट हैं वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस जो है, ये क्या कहते हैं सिंपली आइसोटोनिक होते हैं पर इनके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन लो होती है और यूरिया कंसंट्रेशन हाई होती है। और ऑस्ट्रिच थाइस एक ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट पाया जाता है, मीन्स पानी फ्रॉम द इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर आता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो पानी ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करता है।
इनटेक करते हैं हाइपोटोनिक में, देन वो डिस्चार्ज करते हैं इनटू द इन्वायरमेंट। पानी बहुत ज्यादा होता है बॉडी के अंदर तो वो डिस्चार्ज करते हैं, ये कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक कंडीशंस। तो मेरीन वाटर के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन भी है, हाइपोटोनिक कंडीशन भी है और आइसोटोनिक कंडीशन भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यू कैन सी कि ये जो है एक सॉल्ट वाटर फिश है। सॉल्ट वाटर मतलब ये मेरीन फिश है, मेरीन वाटर फिश है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिंपली जब भी कोई फिश पानी इनटेक करती है तो वो पानी सारा का सारा इसके गिल्स के थ्रू जो है ना वो होता है, सिक्रेट होता है। और किडनी इसकी सिंपली क्या करती है, किडनी जो है ना फिशेस की, वो एक्सक्रीशन करती है MgSO4 और यूरिया की, और कुछ थोड़ा बहुत वाटर होता है। क्योंकि ये मेरीन वाटर है, हमने पीछे मेरीन फिशेस की कंडीशन पढ़ी कि वो मेजॉरिटी जो इनवर्टिब्रेट होंगी वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहती है, जबकि जो वर्टिब्रेट मेरीन फिशेस हैं उनमें हाइपरटोनिक कंडीशन भी हो जाती है एज वेल एज हाइपोटोनिक कंडीशन भी हो जाती है। इनके अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जो है वो किडनी के अंदर मौजूद एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन उसका एक पार्ट है। वो बहुत ज्यादा छोटा होता है या वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ना मतलब यूरिया भी कम बनता है और ये वाटर भी कम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जो कि सॉल्ट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे एक ये बर्ड है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे सॉल्ट सिक्रेशन थ्रू सलाइवा भी हो रही है, थ्रू जो है ना थ्रू सॉल्ट सिक्रेशन थ्रू स्वेटिंग हो रही है। सॉल्ट ग्लैंड्स जो उसके पाए जा रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारा सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे भी कुछ जो है ना बर्ड्स हैं जो सॉल्ट एक्सक्रीशन ग्लैंड, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स रखते हैं, जो सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं ताकि हमारे इनकी बॉडी का सॉल्यूट बैलेंस जो है ना, जो सॉल्ट बैलेंस है वो नॉर्मल रहे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की बात करें तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में सिंपली क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर इंटरिंग बॉडी विया ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस के जरिए इनकी बॉडी में वाटर आता है। अच्छा, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जानदार मेजोरिटी प्रोटोजोआ होते हैं, एज यू नो दैट। प्रोटोजोआ वो जानदार हैं जो एक्वेटिक हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे अमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जिसके अंदर ये अपने अंदर आने वाला जितना भी पानी है उसको स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर अगर आप पैरामीशियम देखें, ऑलरेडी हम प्रीवियस कुछ क्लासेस में पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल हमने एक बार डिस्कस किया था। यहाँ पर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देने का मकसद सिर्फ यही है कि एक बार रिमाइंडर हो जाए कि पैरामीशियम किसको कहते हैं। ये जो पैरामीशियम है, यू कैन सी के यहाँ पर जो है इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जा रहा है, जो कि क्या काम करता है, वाटर स्टोरेज का काम करता है। जितना भी पानी पैरामीशियम के अंदर आता है फ्रेश वाटर में रहने वाला, ये एक जानदार है। ये पानी सारे के सारा वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है और इस वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ना सिर्फ ये यूनिसेलुलर जानदार पाए जाते हैं, बल्कि कुछ बोनी फिशेस भी पाई जाती हैं जो कि छोटी होती हैं। फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली, एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली फिशेस, वो किस तरीके से उसमें रेगुलेशन करती हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो लार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। डाइल्यूट यूरिन मतलब फिश अमोनिया यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, पर अमोनिया को डाइल्यूटेड फॉर्म में यानी यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करने का काम, इसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। ये जो है अपने गिल्स के थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब सॉल्ट भी एक्सक्रीट कर वो एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि वाटर जो पूरे बॉडी के अंदर इसका इंटर होता है वो भी ये ऑस्मोटिकली अपने गिल्स के थ्रू जो है ना एंटर करती हैं। किडनी में सिंपली क्या होता है,
एक्सक्रीशन होती है डाइल्यूटेड यूरिन की, क्योंकि इनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। ये फ्रेश वाटर जानदार हैं, ये अपना पानी, इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लार्ज डाइल्यूटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी जानदार हैं वो वाटर लॉस को अडेप्ट मतलब वाटर लॉस को वो रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उनमें रहने वाले जानदार ज्यादा वाटर लॉस नहीं कर सकते। तो सिंपली उनके ऊपर क्या होता है, शेल्स होते हैं, इसके अलावा डेड स्किन की कुछ लेयर्स होती हैं, वेक्सिक्यूटिकल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, स्केल्स होता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए कोई भी जानदार अपने अंदर से ज्यादा वाटर लॉस को रोक देता है। ये क्या करते हैं, ड्रिंक वाटर, जितने भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी ड्रिंक करते हैं और मोइस्ट फूड खाते हैं। और इनके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन होता है जो वाटर को कंजर्व करता है, जिसको हम कहते हैं किडनी। Kidney is one of the main or most important excretory product found in the terrestrial environment. मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जानदारों में किडनी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो पानी को कंजर्व करने के लिए मेजोरिटी काम करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर बात करते हैं सॉल्विंग वाटर बैलेंस बैलेंस प्रॉब्लम की। तो एनिमल क्या करते हैं, सिंपली मूव सॉल्यूट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। अभी अभी हमने बात की, क्योंकि हम वाटर बैलेंस की बात कर रहे थे, तो इन जितने भी एनिमल्स हैं मेजोरिटी अपना जो सॉल्यूट्स हैं वो इंटरनल टू एक्सटर्नल के दरमियान ही मूव करते हैं। जैसे हम जितने भी जानदार हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो यूरिन पास करते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। और इस तरीके से जो छोटे मोटे जानदार हैं वो ऑस्मोसिस के जरिए पानी को जो है ना इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरीके से वाटर जो है वो बैलेंस रहता है और इसकी प्रॉब्लम्स जो है तकरीबन जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बात करते हैं सॉल्विंग वाटर प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एपिथीलियम। व्हाट इज एपिथीलियम? एपिथीलियम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि सॉल्यूट मूवमेंट को मेंटेन करता है। सॉल्यूट कितना कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कितनी किधर से किधर, ये सारा मटेरियल जो है ना, ये समझ लें ये सारा जो प्रोसेस है वो ये एपिथीलियम जो टिश्यू है हमारा वो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इसके इस टिश्यू के सेल्स टाइटली ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ये इसका काम क्या है, ये एक्सक्रीशन करवाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की, एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, और ये ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज्ड होता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर हमारे सामने एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। प्लेनेरिया एक जो है ना जानदार, जिसके अंदर हम ऑस्मो रेगुलेटरी इसका सिस्टम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या करता है। सिंपली इसका काम क्या है, फंक्शन प्राइमरी ऑन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये, इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो थ्रू आउट द बॉडी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि प्लेनेरिया एक ऐसा जानदार है जिसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा। ये थ्रू आउट द बॉडी जो है ना उसको एक्सक्रीट कर देता है अपना जो है पूरा का पूरा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सिंपली ये क्या करता है, डाइल्यूट फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड टू बैलेंस पैसिव वाटर अपटेक। ये जो प्लेनेरिया है सिंपली क्या करता है, अमोनिया जब इसके अंदर मौजूद अमोनिया है, वो अमोनिया जब वाटर के साथ मिक्स होकर डिफ्यूज आउट हो जाता है इन द डाइल्यूटेड फॉर्म, इस तरीके से इसकी एक्सक्रीशन होती है। आप इसको ऑस्मो रेगुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटर बैलेंस भी इसी तरीके से इसके अंदर मेंटेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, here you can see a segmented body of earthworm. You know that earthworm is one of the
वन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया आप कह सकते हो ऐसे जानदार जिनकी सेगमेंटेड बॉडी हो। सेगमेंटेड मतलब उनकी बॉडी में छोटी छोटी पार्टीशंस हुई हैं, इन पार्टीशंस को हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। अब सिंपली क्या होता है, अर्थवर्म के अंदर जो बॉडी का फ्लूइड है वो एक ओपनिंग के जरिए इसके अंदर एंटर होता है। उस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। उस नेफ्रोस्टोम के अंदर जब एंटर हो जाता है उसके बाद इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है एज वेल एज एक्सक्रीशन भी होती है। फिर क्या होता है, लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल इज ट्रांसपोर्टेड एपिथेलियम दैट रीअब्सॉर्ब एसेंशियल सॉल्ट। इस ट्यूब के ऊपर एक बहुत सारी कैपिलरीज लगी हुई होती हैं। कैपिलरीज का क्या काम है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। रीअब्सॉर्ब होने का मकसद ये है कि बॉडी में से कोई ऐसी चीज ना एक्सक्रीट हो जाए जो फायदेमंद हो हमारे लिए या किसी भी जानदार के लिए। तो ब्लड के अंदर कैपिलरीज जो किसी भी ऑर्गन किसी भी ट्यूब के ऊपर पाई जाती है ना, उसका काम सिंपल सा यही है कि वो किसी भी चीज को रीएब्सॉर्ब करने का काम करती है। तो सिंपली क्या होता है, नेफ्रोस्टोम से जो फ्लूइड है जो कि जिसका एक्सक्रीट होना है वो एंटर होता है इस पूरी ट्यूब में। देन वो मूव करते हैं, पूरी ट्यूब में मूव करने के बाद एट द लास्ट ब्लैडर में जाके उसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जमा होता है। और ब्लैडर के बाद एक और ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडियो 4। उस ओपनिंग के जरिए अर्थवर्म अपनी एक्सक्रीशन करता है। और ये ट्यूब्स का जो एक ट्यूबुलर सिस्टम है ये इसके हर एक मेटानेफ्रीडिया में पाया जाता है। आपको ये जो सेगमेंटेड बॉडी नजर आ रही है ये इसका मेटानेफ्रीडिया है एक्चुअली, जिसके अंदर एक कंप्लीट ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें से अपना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मेजोरिटी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉकरोच के एग्जांपल लेते हैं। कॉकरोच के अंदर मेलफिजियन ट्यूब पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम क्या काम करते हैं, रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम हीमोलियम बाय सेक्रेशन, फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपकी बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जितना भी अनवांटेड फ्लूइड है या अनवांटेड मटेरियल है जैसे सॉल्ट, जैसे ज्यादा वाटर है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो क्या होता है इस मेलफिजियन ट्यूब से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और एक प्रॉपर एनएस मौजूद होता है इनकी बॉडी के अंदर। एक पहले एक जगह है जिसको हम कहते हैं रेक्टम, वहां पर ये मटेरियल पूरा का पूरा मटेरियल जाके जमा हो जाता है, अनवांटेड मटेरियल, और फ्रॉम द एनस वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये जो मेलफिजियन ट्यूब्स हैं ये पाई जाती हैं कॉकरोच जैसे जानदार में। जैसे ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, इसके दरमियान में जो है मेक्सिजन ट्यूब्यूल है, जिसके जो एक प्रॉपर यू समझ लो ट्यूब ट्यूब सिस्टम है जिसके अंदर जो है ना एक्सक्रीशन हो रही है एक तरीके से, जिसके अंदर से सारी की सारी बॉडी की चीजें, गैर जरूरी चीजें जाती हैं और जो अच्छी चीजें वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। ओके नेक्स्ट। Okay, here here is the human excretory system basically। जैसे हम हर जानदार के अंदर एक्सक्रीशन पढ़े, हमने कॉकरोच के अंदर बात की एक्सक्रीशन की, अर्थवर्म के अंदर बात की, प्लेनिडिया के अंदर बात की, एक्सक्रीशन की। तो वहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन चीजों पर मुश्तमिल है। हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर चार मेन चीजें पाई जाती हैं, दैट इज किडनी, the second is ureter, third one is urinary bladder and last one is urethra। सिंपली क्या होता है, हमारी किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरिन फिल्टर होता है, यूरिन प्रोड्यूस नहीं यूरिन फिल्टर होता है। हमारे ब्लड के अंदर जितना भी यूरिन पाया जाता है ना वो पूरा का पूरा ब्लड जाता है किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए। किडनी जब हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती है तो उसमें से यूरिन जो निकल जाता है वो चला जाता है नीचे। आप अगर देखेंगे लेवल डायग्राम में यूरिटर्स आपको नजर आएगा, यूरिटर में चला जाता है तमाम यूरिन जो बना है। और वो यूरिन यूरिटर से जाता है और एक नीचे इनके मौजूद एक बैग होता है, थैला, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसके अंदर हमारा यूरिन जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है until we excrete it। and at the last there is urethra। urethra is the opening जिससे जो है वो अपनी यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं। So simply there are four main components they combinedly
form the human excretory system. इसके अलावा आप यहाँ पर एक रेड कलर की देख रहे हैं, जो इसको हम पोर्टा कहते हैं। इसके अलावा रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है। रीनल वेन और रीनल आर्टरी उसको बोल रहे हैं जो किडनी के अंदर एंटर हो रही है। रीनल वेन किडनी के अंदर से बाहर जा रही है, रीनल आर्टरी किडनी में एंटर हो रही है। किडनी रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर ब्लड जाता है, रीनल वेन से किडनी के अंदर से ब्लड वापस जाता है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा हम ओपनिंग को कह रहे हैं। एड्रेनल ग्लैंड हम कहते हैं, दो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं किडनी के ऊपर। और अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक किडनी थोड़ी ज्यादा अपवर्ड साइज में होगी, अपवर्ड होगी, एक किडनी थोड़ी लोअर होगी। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कंबाइनली हमारा एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। So this was all about the excretion in all the living organisms that we studied today. In the next class means tomorrow, we will definitely discuss about kidney and the functions of kidney, the nephron, and the functions of nephron, the kidney disease, and much more. So today we just discuss about excretion, majority, and osmoregulation. If you have any query about this topic, and if you have any confusion regarding the topic, you can freely ask your questions. You just drop your question in the comment section. We will respond. Furthermore, we will definitely continue this lecture in the next class tomorrow, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.